अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हेडलाइन। केपी के असम्बली अरकान ने अपने रेजिग्नेशन किसको दिए? पेट्रोलियम मसनूआत के आलमी मंडी में रेट्स कम और पाकिस्तान में ज़्यादा क्यों? रशिया की तरफ से इनकार। क्या DGISPR को तब्दील कर दिया गया? और तरबेला डैम में इस वक्त पानी की सतह क्या है? इन पॉइंट्स पर हम नाजरीन बात करेंगे। सबसे पहले जो अहम पॉइंट है वो है केपी के असम्बली के जो अरकान हैं उन्होंने जो रेजिग्नेशन है स्पीकर को नहीं दिए, उन्होंने वज़ीर आला को दिए हैं, महमूद खान को। इससे मुताल्लिक मेरे पास डिटेल्स हैं, वो मैं आप तक शेयर कर देता हूँ। तहरीक इंसाफ केपी के असम्बली के अरकान ने स्पीकर को इस्तीफे देने की बजाय वज़ीर आला को अरसाल कर दिए। निजी टीवी के मुताबिक तहरीक इंसाफ के MPA गरानुल्ला, फैसल अमीन और वज़ीर ज़ादा ने वज़ीर आला महमूद खान के नाम इस्तीफ़े लिखे हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर और ख़ातून MPA आसिया खट्टक ने अपने इस्तीफ़े स्पीकर असम्बली के नाम इरसाल कर दिए हैं। दूसरी जानिब PTI के दीगर अरकान ने कहा है कि PTI की जानिब से तो इस्तीफ़े देने की हिदायत ही नहीं की गई और ना ही असम्बली तहलील के लिए इस्तीफ़े देने की ज़रूरत है। आइन के आर्टिकल 112 के शेक 1 के तहत किसी भी असम्बली का वज़ीर आला अपने सूबे के गवर्नर को असम्बली तहलील करने की एडवाइस दे सकता है, और अगर गवर्नर की जानिब से दस्तखत नहीं भी होते तो 48 घंटे के बाद असम्बली तहलील हो जाएगी। तो यानी कि उनको ये नौबत ही नहीं आएगी कि वो अपने जो रेजिग्नेशंस हैं वो स्पीकर को दें। उन्होंने अपने वज़ीर आला को महमूद खान को दिए हैं और वो उस पर साइन करेंगे, दस्तखत करेंगे और जो उसका जो कानूनी प्रोसेस होगा वो करेंगे, क्योंकि जो विफाक है उन्होंने पहले ही ठान रखी थी कि जो रेजिग्नेशन है वो कबूल ही नहीं करेंगे। तो केपी के अरकान ने जो अपनी स्ट्रेटजी है वो चेंज की है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन अप्रैल में रमज़ान आ रहा है, तो इमरान खान साहब को चाहिए कि 15 दिसंबर से या 10 दिसंबर तक, 15 दिसंबर से पहले या 10 दिसंबर तक जो अपना जो लाहे अमल है या जो उनकी प्लानिंग है उस पर वो अमल दरामद कर लें, क्योंकि रमज़ान में तो इलेक्शन हो नहीं सकते। 10 दिसंबर तक जो नए इलेक्शन की अनाउंसमेंट है वो हो जानी चाहिए। इससे फिर ये होगा कि माह रमज़ान के महीने से पहले इलेक्शन हो जाएंगे, अदरवाइज़ फिर रमज़ान में इलेक्शन होने नहीं, उसके बाद फिर डिले हो जाएगा और फिर ये भी हो सकता है कि इलेक्शन अपने वक्त पर हों। तो इमरान खान साहब ये चीज़ देख रहे होंगे, लेकिन इस पर जो है ना बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि इलेक्शन अगर इमरान खान साहब काबिल वक्त चाहते हैं तो रमज़ान से पहले हो जाने चाहिए। इसके बाद जो सबसे बड़ा और अहम पॉइंट, खबरें आ रही हैं, फ़िलहाल तस्दीक नहीं हुई, खबरें आ रही हैं कि DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार को ओहदे से हटा दिया गया और उसकी जगह जो है मेजर जनरल अहमद शरीफ पाक आर्मी के नए DGISPR तैनात किए जाएंगे। ये फ़िलहाल कन्फर्म ज़राए से खबर नहीं आई, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मुझे खबर मुंतकिल हुई है, वो मैंने आप तक शेयर कर दिया। थोड़ी देर तक इसकी भी तस्दीक हो जाएगी। वैसे ये देखने की बात है, नोट करने की बात है कि जनरल बाजवा के जाने के बाद काफ़ी सारी तब्दीली आ रही है और ये नज़र भी आ रही है, क्योंकि जो तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर था उसको भी ओहदे से हटा दिया गया, क्योंकि इमरान खान के असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के बयान के बाद ही उसने फ़ौरन रिएक्शन के तौर पर अपना रद्द-ए-अमल बयान जारी किया था कि हम 60 दिन के अंदर जो है इलेक्शन करा देंगे। जबकि सिंध में भी डिले होता रहा है। जब बल्दियाती इलेक्शन होने थे, जहां बल्दियाती इलेक्शन होने थे वहां सैलाब का कोई नामो निशान ही नहीं था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सैलाब का बहाना बनाकर वहां जो बाय इलेक्शन थे वो मुलतवी कर दिए थे, पोस्टपोन कर दिए थे। लेकिन इस वक्त जब इमरान खान ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का कहा है तो 60 दिन के अंदर फिर कैसे? हालांकि माली हालात भी इस वक्त ठीक नहीं है। विफाक जो है निजी बैंक से लोन ले रहा है अरबों रुपए की मालियत के, तो उसके जो माली हालात अब कैसे ठीक हो गए हैं? अब फ़ौरन इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? जबकि जनरल इलेक्शन का 62% बनता है ये बाय इलेक्शन अगर ये कराने लगें
568 सीटें जो हैं वो खाली हो जाएंगी। तो कैसे उस पर जो है ना इतना बड़ी कास्ट पर बाई इलेक्शन हो सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उस पर जो है ना बहुत जल्द बयान देने पर उसको बरतरफ कर देगा। यानी कि तब मेरे कहने का मकसद ये है कि तब्दीली आई है जनरल बाजवा साहब के जाने के बाद, मोहतरम जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब के आने के बाद बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं इस पर, और क्विक एक्शन हो रहे हैं। एक और ख़बर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये भी ज़राए से जो है ना आई है। चाइना ने जिस तरह पाकिस्तान को जवाब दिया था, उसने लाल झंडी दिखाई थी। यानी किसी भी बड़ी हेल्प के तौर पर चाइना जो है ना उसने जवाब दे दिया था कि हमारे पास, क्योंकि वो भी समझता है कि हम जो है अमेरिका की इजाज़त के बगैर कोई काम भी नहीं कर सकते। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक जकड़ी हुई है, हम आज़ाद नहीं हैं। तो इस हवाले से चाइना ने भी जवाब दिया था किसी भी बड़ी हेल्प करने से, और रशिया ने भी जवाब दिया था। अब जो ये बात कर रहे थे कि हम रशिया से जो तेल की डील है वो करेंगे, तो चाइना ने, ये भी ज़रा से खबर आई है, हम तक पहुंची है कि रूस ने भी जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा मुआहदा हम नहीं करेंगे जिससे आप अमेरिका से इजाज़त लेकर हम तक आएँ। तो चाइना ने भी जवाब दिया और रशिया ने भी जवाब दे दिया है। एक और अहम टॉपिक वो जो है पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक है कि आलमी मंडी में इसके जो रेट्स हैं वो कम हो रहे हैं, इसकी जो प्राइस हैं यानी कि पर बैरल वो कम हो रही हैं। जब इमरान खान का दौर था तो $125 तक भी फी बैरल रेट गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की जो है सब्सिडी देकर या किसी भी तरीके से उसकी जो प्राइसेस हैं उसने कंट्रोल की हुई थी। यानी कि 148 पे पेट्रोल मिल रहा था और 145 पे डीजल मिल रहा था। अब पेट्रोल जो है वो 224 पे मिल रहा है और डीजल जो है उसके रेट जो है वो 230 से भी प्लस हैं तकरीबन। तो आलमी मंडी में जो पेट्रोल की कीमत है वो कम हो रही है, $125-30 फी बैरल से कम होकर $75 तक आ गई है। तो पाकिस्तान हुकूमत जो है ये पेट्रोलियम मसनूआत के रेट कम करने की बजाय ऐलानात कर रहे हैं कि हमने मुस्तहकम की हुई है, यानी कि ना बढ़ा रहे हैं और ना कम कर रहे हैं। सिर्फ हाई स्पीड डीजल पर जो है ना 6-7 रुपये कम कर रहे हैं, और मट्टी के तेल पर जो पाकिस्तानी अवाम की सबसे बड़ी जो ज़रूरियात है वो डीजल और पेट्रोल, उस पर उसके जो रेट जो हैं वो मुस्तहकम, यानी कि हमने इसके नहीं बढ़ाने रेट। तो क्या मतलब है इसके रेट नहीं बढ़ाने? आलमी मंडी में पेट्रोल डीजल के रेट कम हो रहे हैं, इतना कम सतह पर आ गए हैं, तो बजाय आपके कि आप 80 रुपये 100 रुपये पर लीटर कम करें, आप मज़ीद ऐलान कर रहे हैं और आप आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमने मुस्तहकम किए हुए हैं रेट। तो ये क्या ये लॉलीपॉप दिया हुआ है आवाम को आप लोगों ने? और हमारे अवाम जो है पर्सनलिज्म में मौलाना को सपोर्ट कर रहे हैं, नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं और पीपल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने, पॉलिटिशियंस ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम की दुम पर पाँव रखकर खाल को जो है ना उधेड़ रहे हैं, खींच रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक ये चीज़ है कि अवाम इस पर तहरीक इंसाफ दौर में एहतजाज हो रहे थे, हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए जो है ना लॉन्ग मार्च हो रहे थे, लेकिन अब सोई हुई है। तो ऐसी अवाम कभी नहीं जाग सकती और ना ही ऐसी अवाम के जो है ना हालात बदल सकते हैं। अब आते हैं तरबेला डैम में पानी की सतह कम हो रही है और इसके नुकसानात क्या होंगे और ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखें, हमारे पाकिस्तान को बने 70 साल हो चुके हैं। अगर हमारे जो हरीफ है भारत, इंडिया, उसको देखें तो उसने 70 साल में या 75 साल में जितना भी अरसा हुआ है आज़ाद हुए कितने डैम्स बनाए हैं। उसने पानी को कंट्रोल किया और अपने किसानों को फ़ायदा पहुँचाया। और पाकिस्तान है, टोटल कितने डैम्स हैं पाकिस्तान के पास? इंतहाई कम तादाद में डैम्स हैं जिन पर काम अब हो रहा है। मेरे ख्याल से वो 30-40 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था। अब अगर हमारे पास कालाबाग डैम होता तो ये जो लास्ट अभी फ्लड डिज़ास्टर हुआ है और इतना पानी, लाखों क्यूसेक पानी हमारा ज़ाय हुआ है, समंदर में जाके गिरा है, अगर उसको हम स्टोर कर लेते तो मज़ीद हम बहरान से बच सकते। हमारे किसानों को भी फ़ायदा होता। हमारी जो बिजली है जिस पर हम बहुत बड़ी कास्ट पर कंज्यूम कर रहे हैं उसके प्राइसेस भी कम होते, रेट कम होता बिजली का, और जो शॉर्टफॉल है
वो ख़त्म हो चुका होता, बल्कि हम बेच रहे होते बिजली। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो नाअहल हुक्मरान हैं उन्होंने अपने असासे बनाने की जो है ना कोशिश की है, पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान को करप्शन की नज़र किया है, मनी लॉन्ड्रिंग, अपने एवन फील्ड्स बनाए, स्विस बैंकों में पैसा रखा, अपनी ज़मीनें बनाई, जायदाद बनाए और अपने माफियाज बिठाए अवाम को कंट्रोल करने के लिए, और हमारी अवाम को जो है जहनी गुलाम बना के रख दिया है। कालाबाग डैम पर भी इन्होंने सियासत की है कि हमारे फलां जो इलाका है वो डूब जाएगा, फलां बस्ती डूब जाएगी, और जो अब फ्लड डिजास्टर लास्ट आया है इससे कितने घर डूबे हैं, कितनी जो जानें ज़ाय हुई हैं, कितनी इमलाक जो है ना नुकसान पहुंचा है, कितने जानवर बेचारे डूबकर हलाक हुए हैं। उस अवाम से पूछें जिनके घर उजड़ चुके हैं, जिनका नुकसान हुआ है, जिनकी अरबों रुपए की फसलें तबाह हुई हैं। तकरीबन 11-12 हज़ार अरब रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तानी अवाम का। तो कालाबाग डैम के पानी से ज़्यादा नुकसान होना था, और उसका फ़ायदा जो है पाकिस्तानी अवाम को मिलना था, वो आप नहीं देख रहे। हज़ारों एकड़ ज़मीन सैराब होती, बंजर ज़मीनें जरखेज़ होती। तो अब चंद डैम है जिनका पाकिस्तान ने जो है ना इन्हिसार किया हुआ है। अब तरबेला डैम का जो निकास है वो 42,000 क्यूसेक है, जबकि आमद जो है वो 28,000 क्यूसेक है। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान जो तरबेला डैम की पानी की सतह है वो कितनी ख़तरनाक हद तक डाउन हो जाएगी। आने वाले वक्तों में फिर बिजली का ब्रेक डाउन होगा, बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ेगा, और किसानों तक पानी जो है उसकी रसाई कम होगी। और इस वक्त तरबेला डैम में पानी की जो सतह है वो कम होकर 1509 क्यूसेक तक आ चुकी है। तो हमारी पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि इन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं हम उनको अपनी क़ियादत के लिए सिलेक्ट करें जो अहल हों, जो पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए काम करें। अब जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, तो उस पर भी अगर अवाम ना जागी तो फिर ऐसी अवाम का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो नाजरीन, अब जागने का वक्त है। अब तक इतना ही, मज़ीद अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।